जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानालय में। साथियों, आज हम लोगों का एक महत्वपूर्ण क्लास है। इसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इस तरह से हम लोग बहुत आसान तरीके से रीजनिंग के बहुत लेंदी प्रश्नों को बहुत आसान तरीके से और बहुत जल्दी आंसर कर पाएंगे। तो चलिए इसी क्लास में हम लोग देखते हैं। आज का जो हम लोग का क्वेश्चन है ये यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछा हुआ है 2016 में जो वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था, उसी से हमने आज यहाँ पर प्रश्न को पुटअप किया हुआ है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि उसमें जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो थोड़ा जटिल थे, जो लेंदी थे, उन्हीं प्रश्नों को आज हम लोगों को यहाँ पर देखना है और देखेंगे कि कैसे उनके प्रश्नों को बहुत आसान तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए विदाउट समय वेस्ट किए हुए अपने प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है साथियों हम लोगों का यहाँ पर कि 4 मोमबत्तियाँ हैं। ठीक है, क्या है? 4 मोमबत्तियों जिनके जलने की क्षमता क्रमशः 5 घंटे, 4 घंटे व 3 घंटे तथा 2 घंटे हैं, को एक कक्ष में एक ही समय ज्वलित किया जाता है। उन्हें कक्ष में उस समय तक जलाया जाता है जब तक कक्षा में जो है 3 मोमबत्तियां बुझ ना जाएं। यहाँ पर हम लोगों के पास में 4 कैंडल्स हैं और चारों कैंडल्स को एक ही साथ एक ही कक्ष में जलाया जाता है। कंडीशन यह है कि उनको हम लोगों को तब तक जलाना है कि जब तक उनमें से 3 मोमबत्तियां बुझ ना जाएं। ठीक है, कंडीशन इसको ध्यान रखना। यदि प्रत्येक मोमबत्ती को जो जलाने का खर्चा है वह 1.5 रुपये प्रति घंटा हो, यहाँ पर इंडिविजुअल की बात हो रही, ना कि सभी को एक साथ जलाने की बात हो रही। मतलब अगर एक मोमबत्ती को 1 घंटा जलाया जाता है तो उसका जो कास्ट है कितना है? 1.5 रुपये है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से हम लोगों को निकालना है टोटल जो खर्चा हुआ है भाई, वह टोटल कितने रुपये का खर्चा आएगा। ऑप्शंस है हम लोगों के पास में 16.5, 18, 19.5 और 21। ठीक, तो चलिए अब इस प्रश्न को हम लोग बहुत आसान तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए ये लाइन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि जब तक 3 मोमबत्तियाँ बुझ नहीं जाती हैं, और मतलब हम लोगों को तब तक ही जलाना है कि जब तक 3 मोमबत्तियाँ बुझ ना जाएँ। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। जो कैंडल नंबर 1 है, कैंडल नंबर 2, कैंडल 3 और कैंडल नंबर 4, इसकी कैपेसिटी मान लेते हैं 5, इसकी 4, इसकी 3 और इसकी 2 है। ये आपके क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, अब देखिए भाई, यहाँ पर जो हम लोगों का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो लाइन नंबर ये है जो बताया गया कि जब तक 3 मोमबत्तियाँ बुझ ना जाएँ। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखो भाई, जब इन सभी को आप एक साथ जलाओगे तो क्या होगा? 2 घंटे तो ये पूरा जलेगा। ठीक है, साथ ही साथ 2 घंटे जलने के बाद में ये बुझ जाएगा, इसका काम खत्म। अभी देखो 3 मोमबत्तियाँ जलेगी। ठीक है, प्लस ये 3 घंटा पूरा जलेगा, फिर इधर ये दोनों जलते रहेंगे। ठीक है, इधर 3 घंटा हो गया, प्लस इसका काम समाप्त हो गया। अब इधर देखो ये दोनों जलते रहेंगे। ठीक है, ये दोनों जलते रहेंगे, ये दोनों बुझ गए, तो 4 घंटे ये जलेगा। ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब देखो 4 घंटे जैसे ये जलेगा ना, 4 घंटे ए भी जलेगा। ओके, अब यहाँ पर देखो 4 घंटे जलने के बाद में ए बुझ गया, तो यहाँ से क्या होगा? ये 1 2 ये पहले बुझ गया, ये उसके बाद बुझा, ये भी बुझ गया। अब बच कौन गया? ये 5 घंटा वाला बच गया, यानी कि यहाँ पर कैंडल नंबर 1 बच गया। और ये क्या होगा? अब यहाँ पर बताया गया था जब 3 मोमबत्तियाँ बुझ जाएंगी तो उस समय हमको सभी को बंद कर देना है। तो जैसे ही ये 4 घंटा जलेगा ना, तो 4 घंटा ए भी जल चुका होगा, बट क्या होगा कि जब ये बुझ जाएगा तो इसको भी हम लोग बंद कर देंगे। तो ये 5 घंटे ना जल करके कितने घंटे जलेगा? केवल 4 ही घंटे जलेगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों को लिख दिए 4 घंटे। अब इसको हम लोग पूरा ऐड कर लेते हैं। तो 2 + 3 हो गया 5, 5 + 4 हो गया 9, 9 + 4 हो गया 13। तो यहाँ से टोटल जो घंटे निकल के आ गए वो 13 घंटे निकल गए। ठीक, यहाँ पर जो लॉजिक वाली पॉइंट थी यहीं पर थी। जो यहाँ पर कैंडल जो है, कैंडल नंबर 1 है, जिसकी जो कैपेसिटी है वो 5 घंटे जलने की है, बट इसमें लॉजिक वही है कि इसको जैसे ही 3 मोमबत्तियाँ बुझेंगी इसको भी बुझा दी जाएगी। तो ये 5 घंटे ना जल करके ये केवल व केवल 4 घंटे ही जलेगी। यहाँ पर ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया 13 घंटे। अब चूंकि एक का जो कास्ट है प्रति घंटे का वो 1.5 रुपये है, तो 13 का निकालना है। तो आपको पता है मिनिमम टू मैक्सिमम के लिए जाना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 13 × 1.5
कितना आ गया 13 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब जब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो 13 5 जा कितना होता है 65 और 13 1 जा 13 प्लस 6 होता है 19, यानी कि 19.6 यही हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो इस तरह से साथियों हम लोग बहुत आसान तरीके से इस लेंदी प्रश्न को भी आंसर दे सकते हैं। रीजनिंग में जितने भी लेंदी प्रश्न होते हैं, आज से आप लोग यह बात ध्यान रखिएगा कि जितने लेंदी प्रश्न होंगे उनके आंसर बहुत ही छोटे होंगे। बस आपको करना क्या है कि उसके क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करना है, उसमें कंडीशन क्या दिए जाते हैं इनको आपको नोटिस करते हुए चलना है। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ते वक्त आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किस लाइन को हमें अंडरलाइन करना है। तो ये कैसे आएगा उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने प्रश्न संख्या 2 को और उसको भी इसी तरह से उड़ाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हम लोग का ये काउंटिंग फिगर से प्रश्न है। चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। काउंटिंग फिगर वाले प्रश्न बहुत आसान से होते हैं साथियों, बट आपको यहाँ पर पता होना चाहिए किस फिगर को हम लोग कैसे काउंट करते हैं। अगर आप सभी को नहीं पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इसका हम लोग यहाँ से हम अलग से एक सेपरेट वीडियो यहाँ पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, जो होगा हम लोग का काउंटिंग फिगर से रिलेटेड। तो चलिए फिलहाल देखते हैं इस प्रश्न का क्या आंसर होगा। तो पहला प्रश्न है हम लोग का जो यहाँ पर, हालांकि ये तो दूसरा क्वेश्चन है बट यहाँ पर देखते हैं काउंटिंग फिगर का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, कैसे इसको सॉल्व करना है। तो जब भी इस तरह से आकृति दी जाए और यहाँ पर पूछा जाए कि ये चतुर्भुज का है, ये भी साथियों यूपी SSSC का ही प्रश्न 2016 का पूछा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोगों को बताना है कि चतुर्भुज टोटल कितने हैं, इसमें चतुर्भुज बताना है। और ये जो आकृति आपको सामने दिख रही है इसमें हम लोगों को बताना है पंचभुज कितने होंगे। तो ये सब बहुत आसान से प्रश्न होते हैं, कैसे सॉल्व करना है आइए देखते हैं। तो इस आकृति को सॉल्व करने के लिए चतुर्भुज जब आएगा तो सबसे पहले आप कुछ मत करिएगा, इसको ऐसे अलग अलग काउंट कर लीजिएगा 1 2 3 और 4। फिर इन दोनों को आपस में जोड़ दो, कितना हो गया 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10। अब देखो सेम यही आकृति यहाँ पर भी है तो इसका डबल कर दो। ठीक है, यहाँ पर टोटल कितना आ गया 10। ठीक है, 10 का डबल करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 20। मतलब ये जो टोटल आकृति है 10 ये और 10 ये पूरा कितना हो गया 20 हो गया। अब ये जो आकृति है आपको ये पूरा सा दिख रहा है बड़ा वाला। ठीक है, ये पूरा टोटल जो आकृति हो गया आपका 21 हो गया। यहाँ से टोटल कितना निकल के आ गया 21 हो गया। अब देखो यहाँ पर इसके पास चले आओ। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखो एक चतुर्भुज ये हुआ और एक चतुर्भुज ये, और ये पूरा इसको जब मिला दोगे तो ये भी एक कंप्लीट बन जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर टोटल कितने चतुर्भुज बन गए 3। ठीक है, तो 21 यहाँ पर हुआ प्लस 3 ये कितना हो गया 21 + 3। ठीक है, अब देखो ये हो गया टोटल। अब लेकिन ना जब इसको आप ऐसे कंप्लीट मिलाओगे इधर से देखो ये हो गया +1, इसको भी जब ऐसे आप नीचे की साइड मिला दोगे तो यहाँ से भी +1 बन जाएगा। फिर ये एक कंप्लीट देखो, ये एक कंप्लीट इस पूरी फिगर को देखो। ठीक है, तो यहाँ से भी ये पूरा एक कंप्लीट बन गया, तो यहाँ से भी +1 हो गया। अब इन सभी को ऐड कर दो तो 21 यानी कि 21 + 3 24, 24 25 26 और 27। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी 27 और इसका 27 आंसर सही है। इस तरह से हम लोग बहुत आसान तरीके से चतुर्भुज अगर पूछे जाएंगे, अगर इस पैटर्न पर होंगे तो उन सभी को हम लोग इसी तरह से आसान तरीके से उनका काउंटिंग करके आंसर बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसमें हमें पंचभुज बताना है, ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इसमें कैसे काउंट करना है देखिए, जब भी इस तरह से कुछ आपको आकृति दिखे और आपको पंचभुज बताना हो तो आपको बेसिकली कुछ नहीं करना, इसमें जितने पार्ट हैं इनको काउंट कर लेना है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कितने हो गए टोटल 8। ध्यान रखना इसी फिगर के लिए है, ठीक। और जब पंचभुज पूछा जाएगा तो फिर तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर 8। ठीक है, कितना आ गए 8। अब इसी का कर दो आप डबल। ठीक है, तो 8 का डबल कितना होता है 16। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों कितना 16 आंसर हो जाएगा। तो इस फिगर में जो आपको निकाल लीजिए, ये हम लोग का जो बेसिकली क्वेश्चन है ये सीरीज का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। तो साथियों हम लोग का क्वेश्चन जो है वो है कि AC DG HAM NU BG HU है। तो ये सीरीज इसी सीरीज में अगर चल रही है तो बताया जा रहा है कि यहाँ पर क्या होगा। हम लोग के ऑप्शन है BK BL VM और BM, यानी कि ये तो तय हो गया कि जो पहला लेटर होगा इसका वो क्या होगा
बी होगा। अब जो दूसरा लेटर होगा यही हम लोगों को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर यहाँ पर सीरीज देखें तो देखो यहाँ पर ए सी के बाद में क्या है डी, यानी कि सी से अगला लेटर डी है, डी के बाद में जी है, जी का अगला लेटर एस, एम का अगला लेटर एन, यू का अगला लेटर वी, जी का अगला लेटर एच है, यू का अगला लेटर यहाँ पर क्या होगा बी होगा। ये तो कन्फर्म हो गया। अब यहाँ पर हम लोगों को चाहिए सेकेंड लेटर। अब उसमें हम लोगों को अगर रिलेशन पता चल जाए सीरीज में कि पहले और दूसरे लेटर में क्या रिलेशन है, तो उसी तरह से हम लोग उसका आंसर पता कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या है। तो देखो यहाँ पर है ए और सी, डी जी एच एम एन यू बी जी और एच यू है। तो अगर यहाँ पर हम लोग देखें ए और सी में तो यहाँ पर 2 का गैप है। इसके बाद में डी और जी में देखें तो यहाँ पर 3 का गैप है, जो कि इसका 4 होता है और इसका 7 होता है। तो यहाँ पर 3 का गैप हो गया। 8 और यहाँ पर है 13, यानी कि यहाँ पर गैप है 5 का। यहाँ पर 14 और 21 यहाँ पर 7 का गैप है। इन दोनों लेटर के मध्य में जो गैप है कितने का आ रहा है 7 का। ठीक है, यहाँ पर देखो इसका 22 होता है और इसका है फिर कितना है 7। तो 22 और 7 में चूंकि लेटर कितने होते हैं 26 ही होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को ऐड करना होगा 11। ओके, यहाँ पर 11 हो गया, यहाँ पर देखो 8 हो गया और यहाँ पर 21, तो यहाँ पर 13 होना चाहिए। ठीक है, क्यों ऐसे यहाँ पर पता चल गया, क्योंकि यहाँ पर जो इन सभी दिए गए लेटर्स के मध्य में जो गैप है वो एक प्राइम नंबर है। क्या है साथियों, प्राइम नंबर का यहाँ पर गैप हो रहा है। तो देखो जो छोटी प्राइम नंबर होती है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होती है 2 होती है। इसके बाद में 2, 3, 5, 7, 11, 13, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 15 तो आपका है नहीं प्राइम नंबर, तो यहाँ पर क्या होगा 17 होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या लिखना होगा, यानी कि इसका हो गया 22 प्लस यहाँ पर हम लोगों को ऐड करना होगा 17। ओके, जो कि 13 के बाद में जो नेक्स्ट हम लोगों का प्राइम नंबर आता है वो क्या आता है 17 ही आता है। तो यहाँ पर हम लोग ऐड कर देंगे 17। तो यहाँ से हो जाएगा 2 + 7 9 और 2 + 1 हो जाएगा 3, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया 39। चूँकि जो लेटर होते हैं वो टोटल 26 होते हैं, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे -26। तो 9 - 6 होता है कितना 3 और 3 - 2 होता है 1, यानी कि यहाँ का जो नेक्स्ट लेटर होगा वो हो जाएगा साथियों आपका बी, और यहाँ पर 13 पर होता है आपका एम। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट सीरीज में जो लेटर होगा हम लोगों का वो क्या होगा साथियों बी और एम होगा। तो इस तरह से हम लोग भी आसान तरीके से इसके प्रश्नों का आंसर कर सकते हैं, बट जो चीज़ें दी जाती हैं उसको ध्यान से एनालाइज करके। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन तो है नहीं। ठीक है, यहाँ से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि इसी में क्या है बी एम है। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो गया बी एम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न और उसका देखते हैं क्या आंसर होगा। तो चलिए साथियों अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न है साथियों हम लोगों का यूपी SSSC वीडियो का ये भी प्रश्न है, और ये जो प्रश्न है साथियों कोडिंग और डी कोडिंग का प्रश्न है, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये कोडिंग और डी कोडिंग का। तो चलिए अब देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न। इसमें है साथियों एक्सटर्नल को इस रूप में लिखा गया है, ठीक है, और पार्टिकल को इस रूप में लिखा गया है। तो जो बेसिकली बताना है कि एनालिसिस को हम लोग किस रूप में कोड कर सकते हैं, यही हम लोगों का प्रश्न है। तो चलिए अब इसमें हम लोग देखते हैं क्या किया गया है। तो देखो ई से जाना है आई पर, ठीक है, एक्स से जाना है वाई पर, टी से जाना है यू पर, ई से जाना है फिर से आई पर। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि जो ई है एक्स है, यहाँ पर क्या, यहाँ पर कोई रूल लग रहा है, ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए अभी आप लोग देखो जो हम लोग के पास में अल्फ़ाबेट होते हैं, क्या होते हैं अल्फ़ाबेट होते हैं। तो जो अल्फ़ाबेट होते हैं ना उसमें 2 लेटर होते हैं, एक कॉन्सोनेंट होता है, दूसरा क्या होता है आपका वावेल होता है। तो यहाँ पर उसी का कमाल है। अब अगर हम यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट की सीरीज लिखें तो आएगा आपका बी, इसके बाद में सी, डी, ई तो निकल गया, इसके बाद में एफ, जी, एच, इसके बाद में आई भी निकल गया, जे डॉट डॉट, ये ऐसे एक सीरीज बन जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ध्यान से देखते रहना। इसके बाद में आपका एक सीरीज बनेगा वावेल का। तो वावेल की जो सीरीज होती है ये फिक्स होती है, ये भी फिक्स होता है, इसमें होगा ए, ई, आई, ओ, यू, ये हो गया आपका वावेल का सीरीज। ओके, और ये जो है आपका हो गया कंसोनेंट का सीरीज। ठीक, अब इसमें ध्यान से देखना, अगर हम बात करें इस
केवल सीरीज की कॉन्सोनेंट वाली की। तो यहाँ पर बी के बाद में अगला लेटर आता है सी, और सी के बाद में आएगा आपका डी अगला लेटर। इस डी का नेक्स्ट जो लेटर होगा एफ होगा। इसी तरह से ये लेटर अगला बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो सेम उसी तरह से ए का जो वॉवेल वाली सीरीज होगी, ए का नेक्स्ट लेटर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। और जो ई है ना, इसका नेक्स्ट लेटर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई का नेक्स्ट लेटर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ओ का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट साथियों इस प्रश्न में कोडिंग और डिकोडिंग में अप्लाई करना है कि इसमें क्या किया गया, जो इसके लेटर्स थे पहले उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। इसके बाद में जो उसका सीरीज बन रहा है उसके नेक्स्ट लेटर को कोड के रूप में किया गया। अब चलिए देखते हैं कैसे। जैसे आपको पता है यहाँ पर ई है, ई से बनाना है आई। तो ई से आई कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखो ई का जो अगला लेटर है क्या है, आई है। यानी कि ई का वॉवेल वाली सीरीज में से आई लेटर यहाँ पर लिख दिया गया। एक्स का जो अगला लेटर होता है ये कॉन्सोनेंट वाली सीरीज में आएगी। तो एक्स का अगला लेटर होता है वाई। एक्स के बाद में क्या आता है, वाई आता है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा गया, दूसरे नंबर पर वाई लिखा गया। टी के बाद में आता है यू। तो देखो यहाँ पर यू लिखा गया है। फिर से आई के स्थान पे क्या लिखा गया है, आई लिखा गया है। ई के स्थान पे आर के बाद में एस आता है। एन के बाद में आपका ओ आता है, यहाँ पर लिखा गया है। ए के बाद में देखो फिर से ई लिखा गया है। यहाँ पर ए के बाद में क्या आएगा, ई आएगा। वो ऐसे अगर सीरीज की बात की जाए अल्फ़ाबेट में तो ए के बाद में बी आता है, बट ये सीरीज नहीं, इसमें ए वाली सीरीज को फॉलो किया गया है। तो ए के बाद में यहाँ पर ई लिखा गया। यल के बाद में आपका आता है एम, यहाँ पर लिखा गया। तो कुल मिला जुला के अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि इस तरह से इसको कोडिंग किया गया है। इसको दो पार्ट में पहले डिवाइड किया गया, एक कॉन्सोनेंट की सीरीज बनाई गई और दूसरी आपकी क्या हुई, वॉवेल की सीरीज। इसके बाद में उसके नेक्स्ट लेटर को लिख दिया गया। सेम वही रूल भाई हम लोग भी फॉलो कर देंगे। ए का जो नेक्स्ट लेटर होगा क्या होगा, ई होगा। चलिए इसको हम लोग यहाँ पर कोड कर लेते हैं। ओके, देखो यहाँ पर ए का नेक्स्ट लेटर क्या हो जाएगा आपका, ई। यहाँ पर देखो ए का नेक्स्ट लेटर ई हुआ। एन का अगला लेटर कॉन्सोनेंट में आएगा। एन के बाद में ओ होता है, ओ लिखो। ए के बाद में फिर से ई होगा, ई लिख लो। एल, यल के बाद में आपका क्या होगा, एम होगा। वाई, वाई के बाद में जेड होगा। एस के बाद में टी होगा। आई, आई के बाद में ओ होगा। एस के बाद में टी होगा। अब आप ऑप्शन मिला सकते हो, ई ओ ई एम जेड, ई ओ ई एम जेड, टी ओ टी, टी ओ टी। और किसी में है, यहाँ पर जे आ गया, यहाँ पर एन आ गया, ये गलत हो गया। यहाँ पर जे की वजह से गलत हो गया। ई ओ एम जेड, ई ओ ई एम जेड, टी ओ टी। ये दो ऑप्शन तो यहाँ पर सेम हो गए हैं। सॉरी, यहाँ पर ये जो है ना, ये है क्यू आपका, ठीक है, ये क्यू है। तो यहाँ पर क्यू की वजह से ये गलत हो गया। तो सही कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ये सही हो गया। तो बेसिकली साथियों आपको अल्फ़ाबेट के बारे में पूरा कमांड होना चाहिए। उसका रिवर्स ऑर्डर क्या होता है, उसका सीधे क्रम क्या होता है, प्रथम अर्धांश क्या होता है, द्वितीय अर्धांश क्या होता है, ठीक है, उसके वॉवेल, कॉन्सोनेंट, उसके नंबर, ये सब आपको बहुत अच्छे से कमांड इसको बनाना होगा। अगर आप लोगों को ये सब नहीं पता है कैसे, तो इसके लिए हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड किया है अल्फ़ाबेट करके। तो उसमें ये सभी कॉन्सेप्ट बताया गया है कैसे हम इन सब चीज़ों को अच्छे से कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो जो ये प्रश्न था साथियों, इसको बेसिकली इसी मेथड से सॉल्व करना था, एक कॉन्सोनेंट की सीरीज से और दूसरी वॉवेल की सीरीज से। तो साथियों बस इस वीडियो पार्ट में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।